मेरे प्यारे बच्चों, हम अगर काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज। कॉज को जाने बिगर उसके मोशन का स्टडी करना, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना, स्पीड फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना, और ये सारे फाइंड करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक हम फोर्स के कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहेंगे एनर्जी। और आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वही बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई सिस्टम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कौन कौन सी होगी, हम आज उसका डिस्कशन करेंगे। हम आज बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, हम आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, हम आज बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। एसएचएम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, है ना, अगर कोई पार्टिकल है, जैसे हमारे पास में ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 से एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू a तक। ठीक है, हमको पता है दो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, x इक्वल टू प्लस a और x इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये हम समझते आए हैं। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए डेफिनेटली यूज करेंगे 1/2 mv²। अब यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी, पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू फाई। अब आप यहाँ पर डेफिनेटली डाउट में आ गए कि सर डायरेक्टली आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऐसा कैसे लिख दिया। तो उसके लिए आप वेलोसिटी वाला वीडियो देखिए, वहां पर समझ में आएगा कि ये कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, और यहाँ पर a² ओमेगा स्क्वायर और हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो यही है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होगा। ओके, ये है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर यहाँ पर इसे और थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करें, हम यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² 1/2 m एज इट इज, a² एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, मतलब यहाँ पर अगर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 तो यहाँ पर डीसी कंपोनेंट है, 1 तो यहाँ पर कांस्टेंट है। और अगर हम अब इसका फ्रीक्वेंसी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी देखें तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गया, ओमेगा में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर पावर को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम फ्रीक्वेंसी बता पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, डेफिनेटली अगर हम एसएचएम की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी होता है, वो ऑसिलेट करता है। डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, वो ऑसिलेट करता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सब का फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उससे डबल फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, उसे डबल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेगी। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में तो डायरेक्शन चेंज होगा, पर काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे, तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 ओमेगा. It is the twice that of the SHM.
SHM की फ्रीक्वेंसी से डबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अभी हमने बात नहीं की, वो हम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो डबल हो जाएगी, SHM के कंपैरिजन में डबल होती है। अच्छा, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर फेज को अगर हम जीरो ले लेते हैं, फेज को अगर हम जीरो ले लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, फेज को जीरो लिया मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे, पर अभी हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। अब हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये हमने जो लिखा है ये इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखा है। ठीक है, ये टाइम के टर्म में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो हमको पता है 1/2 mv² होता है, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होता है, ω√a² माइनस y² या x², तो y² ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी 1/2 m ω² a² माइनस y²। तो ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का। ये एक्सप्रेशन किसका आया, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसका आया है, काइनेटिक एनर्जी का। इसको हाईलाइट हमको कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करना बाकी है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा, आप वापस से नोट डाउन कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आया 1/2 m ω² a² माइनस y²। ओके, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमको फाइंड करना है, चूंकि हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी सिस्टम टू डू वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम काम करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और वहां पर वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, जो वापस से हम क्या कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि इलास्टिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स के, और इसके अगेंस्ट जब कभी हम काम करते हैं तो वो काम, हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा वर्क डन है, वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होता है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम मान के चलते हैं कि x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। और x एट, है ना, जब हम x इक्वल टू मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो मान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और एट x पोटेंशियल एनर्जी इज ux हम मान के चल रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ ux माइनस u एट 0 इज इक्वल टू नेगेटिव एंड वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहां पर वर्क डन जो फोर्स है वो वेरिएबल है, डेफिनेटली फोर्स वेरिएबल है क्योंकि यहां पर साइनसोइडल फोर्स है। 0 टू x कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, इनटू dx, या फिर हम y भी यहां पर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी में y लिया है, तो हम यहां पर y कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने y लिया, काइनेटिक एनर्जी में y के टर्म में रिप्रेजेंट किया ना, तो हम y लिख देते हैं। चलो
एक्स और वाई कुछ भी आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हमने एक्स और वाई में जो इंटरचेंज किया है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी SHM लिख सकते हैं। वाई के पोजीशन है वो, तो एक्स से रिप्रेजेंट करो, वाई से रिप्रेजेंट करो। जनरली वर्टिकल जो है वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी टर्म में एक्सप्रेशन आ सकता है। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था, तो यू वाई माइनस जीरो, यू वाई का मतलब क्या, एट वाई पोजिशन, ओके, और माइनस एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा बताइए, वो होगा माइनस ओमेगा माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। ओके, थोड़ा सा समझना जरूरी है। हम यहाँ पर फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यही तो कंडीशन हम अभी तक यूज करते आए, इतने सारे डेरिवेशन देखे, इतने सारे एग्जाम्पल देखे, सब में यही तो यूज किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया वो आया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा, इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन वाई इज इक्वल टू एम, यहाँ पर कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, y का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट हम पुट करेंगे 0 टू y। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू y जो होगा, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन y जो होगा वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू टाइम के टर्म में, ये हमने डायरेक्टली पहले फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइंड किया है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन के टर्म में हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। पर अब हमको बात करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू क्या होता है बताइए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ये होता है y। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम हमको मिलेगा, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। फिर यहाँ पर अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, हम वीडियो थोड़ी देर आपको पॉज करके दे रहे हैं ताकि आप सारे नोट्स बनाएं। तो सब कुछ नोट करने के बाद में अब हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो क्या आया, u इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई। ओके, तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी डबल हो गया। फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, डबल फ्रिक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, डबल फ्रिक्वेंसी। इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करेगा, एक्सेलरेशन ऑसिलेट करेगा, वेलोसिटी ऑसिलेट करेगा, पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी सेम तो होगा पर डबल होगा, सेम तो होगा पर डबल होगा। तो यहाँ पर जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि अ पार्टिकल ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 200 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 200 हर्ट्ज। और मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सारा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है। तो अब हमारे पास में टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी।
उससे पहले मैकेनिकल एनर्जी को समझने से पहले एक बार फिर से हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो पोजीशन के टर्म में हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम के टर्म में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो केवल फ्रिक्वेंसी के लिए हमने लिखा है। और पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन याद कीजिए। डेफिनेशन क्या होता है? वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों का सम कीजिए और बताइए मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम E से डिनोट कर रहे हैं और वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वाई, टी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इट इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी एसएचएम होगा, और मीन पोजीशन पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर से अगर हम डिस्प्लेस किए तो वो ऑसिलेशन तो करेगा पर एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। पर अगर स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस किए, ठीक है, अनस्टेबल पोजीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। स्टेबल पोजीशन से अगर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया, मान लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया है y = 0, y = +a एंड y = -a के बीच। ठीक है, हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब हम अगर थोड़ा सा लॉजिकल देखें तो डेफिनेटली पैराबोला तो बनना ही है, डेफिनेटली पैराबोला बनना है, क्योंकि यहाँ पर इधर पावर 1 और इधर पावर 2, काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 और y का पावर 2, सेम एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी का पावर 1 और y का पावर 2, तो पैराबोला बनना है। इस टाइप के एक्सप्रेशन में पैराबोला ही बनता है। अगर एक साइड पावर 1 होता है, एक वेरिएबल का पावर 1, दूसरे वेरिएबल का पावर 2, तो पैराबोला बनता है। तो पैराबोला बनेगा। और यहाँ पर आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और वैसे भी यहाँ पर y का कोफिशिएंट तो माइनस है, नेगेटिव है, तो इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। ये काइनेटिक एनर्जी ऐसा जाएगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। ये कैसा बना? पैराबोला बना, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड पैराबोला। और जो मैक्सिमम है वो कितना है? वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वहां पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पर एक्सट्रीम पोजीशन पर, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, यहाँ पर ये जो हम येलो कलर का डैश लाइन बना रहे हैं, ये है मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। ये है मैकेनिकल एनर्जी। और मीन पोजीशन पे टोटल काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। टोटल वहां पर जो भी मैकेनिकल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। पर एक्सट्रीम पोजीशन की आप बात करेंगे, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ग्राफ इन्वर्टेड बनेगा। तो ये जो ब्लू कलर का हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, ये किसका है? ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो यहाँ पर ये
समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, डबल फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट होगी। ठीक है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये ग्राफ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज हमने समझा। अब यहां पर लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, जो कि होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। और एट x इक्वल टू आइदर प्लस a और माइनस a, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर क्या देखा, हमने काइनेटिक एनर्जी देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा, और हमने यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की भी बात की जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब हम क्या देखेंगे आगे। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। अगर हम फाई इक्वल टू 0 मान ले, क्या मान ले, इनिशियल फेज जो है वो 0 है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होगा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। t इक्वल टू 0 पे कहां पर है, वो मीन पोजीशन पर है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम यहां पर लिखेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ओके, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम यहां पर लिखेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें t इक्वल टू 0 पुट, फाई इक्वल टू 0 पुट करना और कुछ नहीं करना है। मतलब t इक्वल टू 0 पर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना हमको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सबसे पहले अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो कॉस स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, यहाँ पर ये कभी भी 0 नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी वैसे भी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर ये हमने मान लिया, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो कि है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में जब वो मीन पोजीशन पे था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। जब वो t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पे था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। फिर वो मीन पोजीशन पे पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। ठीक है, फिर वो मेन पोजीशन पर पहुंचेगा तो ग्राफ जो बनेगा वो साइनसोइडल ग्राफ ही बनेगा, पर वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर ये 0 से ऊपर ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव ग्राफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को भी हम डिनोट कर देते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो टाइम को अगर हम यहाँ पर डिनोट करें, टाइम को डिनोट करें मतलब कि एक साइकिल यहाँ से चला और यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, है ना। तो यहाँ पर टाइम जो होगा, टाइम जो होगा वो टाइम पीरियड का हाफ होगा। एक आधे साइकिल में ही एनर्जी ऑसिलेट कर जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है। ठीक है, वो 2 साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा ऑसिलेशन का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, आपको ग्राफ को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। और यहाँ पर अब हम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो साइन के टर्म में, ग्राफ जो बनेगा वो इसका अपोजिट बनेगा। ये येलो कलर का जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, येलो कलर का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और व्हाइट कलर का है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये व्हाइट कलर का ग्राफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखना है, हमको प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि ये नोट्स ही हमको रिवीजन करवाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपने वीडियो देखा, एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझा,
आपका 10%, 15%, 20%, 50% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 80%, 90%, 100% जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे, आप कितने ही ऐसे वीडियो देख लें, आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। इसलिए हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, हम पीवाईक्यू का एक बैंक प्रोवाइड करेंगे, हम एडवांस के कुछ पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल कन्वर्ट करना, फॉर्मूले को न्यूमेरिकल, इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। तो कैसे उसको समझना है वो भी हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जैसा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक बार थोड़ा सा रिकेप देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा एक बार हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास में था इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसे हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का हमने देखा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी का बात किया था। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया था वो कैसा आया था, वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा पैराबोला बनेगा। और यहाँ पर ये आपको विजिबल है, हम इधर थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हम यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन जब आप देखेंगे तो ये है हमारा इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन हमने देखा था। इसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी मैकेनिकल एनर्जी की, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आया था वो आया था कांस्टेंट 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। और ये जो ग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पर लिख के बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। और यहाँ पर हमने देखा कि t=0 से t=t/2 में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम यहाँ पर एवरेज एनर्जी की बात करें, ठीक है, न्यूमेरिकल के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम देख लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी यू एवरेज, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसको एक टाइम इंटरवल पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक साइकिल पर उसे इंटीग्रेट 0 से t तक हम इंटीग्रेट करेंगे, एक टाइम इंटरवल पर इंटीग्रेट करेंगे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो हमको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा पर t से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आया था वो आया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t, यही आया था ना, हमने फाई को 0 मान लिया था। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, वो आएगा 1/t एज इट इज। अच्छा, ये जो आगे का चीज़ है ये सारा कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिए, तो ये सब बाहर लिख देता हूँ, 1/2t लिख देता हूँ, है ना, क्या लिख देता हूँ, 1/2t। तो 1/2t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 से t किसका, 0 से t किसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन। क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट अगर हैं तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल है, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो इंटीग्रेशन तो आपको 11th में ही कवर कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एडवांस की प्रिपरेशन करना, ठीक है। अगर एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, इसलिए मैथमेटिक्स के लिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि 11th में ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लेना मैथमेटिक्स का, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कवर कर ही लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जरूर आता है,
डिफ्रेंशिएशन भी आता है। सो यू एवरेज हमारे पास में आया 1/2t m ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख देंगे और टी के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू टी। ठीक है, बाई 2 भी यहाँ पर आता है तो बाई 2, तो इस 2 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर एक कंप्लीट टाइम इंटरवल के बीच में ये साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमको मिलेगा 1/4 m 1/4t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इस टी 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और यहाँ लिमिट जब पुट करेंगे 0 टू टी तो ये वाला टर्म 0 होना है। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। तो यू एवरेज जो होगा वो होगा 1/4t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल होगा, एवरेज जो होगा वो होगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का आधा एवरेज अगर हम देखें तो आधा पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में भी आधा आ जाएगा, मतलब 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसका आधा काइनेटिक एनर्जी का में एवरेज जाएगा और आधा पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर जब आप 12th में पहुँचेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्कुल आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सारा क्रिस्टल क्लियर होगा। सेम एक्सप्रेशन आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू के लिए आप यूज़ करेंगे, और वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे चुटकियों में आप कर देंगे, क्योंकि आपने 11th में ही सारे सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया एनर्जी की। अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से जरूर देखना है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ही है, पर हम उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन वीडियो से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो देखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक देंगे, वो सॉल्व करना है, PYQs है वो सॉल्व करना है, आपके पास अलग अलग रेफरेंस बुक हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल है, वो सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए सो यू कैन कमेंट मी, so I will provide help as much as possible. If you are not having any kind of reference book, any kind of study material, if you require the multiple number of numericals, advanced level, बेसिक लेवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नीट के स्टूडेंट है, जो बोर्ड के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर बायोलॉजी स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स से नाता टूट जाता है और फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स का नाता टूट गया, वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि 10th में तो अच्छे से पढ़ा था, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप 10th में अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, पर 10th में तो पढ़ा था, पर जैसे ही आप 11th में आते हैं नाता थोड़ा सा टूट जाता है। ठीक है, जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो डेली प्रैक्टिस फिजिक्स में करना पड़ती है, मैथमेटिक्स की भी, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो वहाँ पर अगर आपको बेसिक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस शीट चाहिए, सो वी आर ऑल्सो वेलकम योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।